जय हिंद दोस्तों, मैं खान सर पटना से। आप देखना शुरू कर दिए हैं न्यूज़ तक। अभी भारत और चीन के बीच सीमा पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन इसी बीच हमारे ऊपर एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है कि चीन बहुत ही शक्तिशाली देश है, वो बहुत ही बड़ा देश है। चीन अपने शहरों को काफ़ी अच्छे से विकसित कर लिया है, उसने अपनी अर्थव्यवस्था को काफ़ी आगे तक ले गया है। क्या चीन जो अपना रुख दिखाता है, जिस तरह से वो अपने को प्रस्तुत करता है, क्या सच में चीन उतना डेवलप कर लिया है या चीन की इसके पीछे कुछ अलग ही साजिश है? हमें जो चीन की गगनचुंबकी इमारतें दिखाई जाती हैं, क्या सच में चीनी अर्थव्यवस्था इतनी सुदृढ़ हो चुकी है कि वो एक साथ भारत और अमेरिका जैसे महाशक्ति से युद्ध का परिणाम झेल सकती है? चीन के अंदर व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया साइटों पर बैन लगा हुआ है। वो इस तरह के साइट का प्रयोग करके पूरी दुनिया से नहीं जुड़ सकते हैं। फिर भी आपके दिमाग में एक बात बैठा दी गई है कि भारत के पास जो एयरफोर्स है उसमें MiG-21 जैसे जहाजों की अधिकता है जो 1965 के बने हैं। ये बात हकीकत है, लेकिन बहुत ही जल्दी हम इसे जहाजों को रिप्लेस कर देंगे और ये हमारी वायुसेना का रीढ़ नहीं माने जाते हैं। हमारी वायुसेना का जो रीढ़ है सुखोई 30 और MiG-29 है। ये हमारी वायुसेना का 10% है। जबकि वही चीन की बात करेंगे तो चीन अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने में इस कदर से कामयाब हो गया है कि चीन का जो चेंगडू J7 विमान है, ये जहाज चीनी वायुसेना का रीढ़ माना जाता है। चीन की वायुसेना में 50% से अधिक यही जहाज उपस्थित है। आपको जानकर ताज्जुब होगा, ये दोनों जहाज एक ही हैं। MiG-29 का ही लाइसेंस वर्जन पर चाइना खुद का प्रोडक्शन करता है। तो आप सोचिए, अगर हम MiG-21 का प्रयोग कर रहे हैं तो हम कमजोर हैं, और उसी MiG-21 का प्रयोग अगर चाइना करता है तो वो शक्तिशाली कैसे हो सकता है? इन सब के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो चाइनीज मीडिया का है। चाइनीज मीडिया टोटली वहां के कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से कंट्रोल होती है। चाइनीज मीडिया दुनिया के अन्य देशों के अखबारों में एक अलग टाइप का अपना लेख निकालती है, जिसे आप सामान्य एडिटोरियल की तरह पढ़ते हैं। लेकिन आप ये भूल जाते हैं, आपको ये एहसास ही नहीं होने दिया जाता है कि जिस अखबार, जिस एडिटोरियल में आप चीन की तारीफें पढ़ रहे हैं, वो एक्चुअली चीनी मीडिया का एक सोची समझी प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा है, जिसमें वो लगभग $10 बिलियन से ज्यादा खर्च करता है पूरी दुनिया के मीडिया के ऊपर। और वो एक तरह का पेड न्यूज होता है, जिसे लेख की तरह दिखाया जाता है, जिसे हमारे और आपके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने में चीन को कामयाबी मिल जाती है। चीन के अंदर से कोई भी न्यूज आप बाहर निकालना काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि चीन की मीडिया के ऊपर टोटली वहां के कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का बैन है। मीडिया हम सब के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक छाप छोड़ जाता है। मीडिया का काफी प्रभाव पड़ता है हमारे आम जनजीवन में। जैसे आपसे कोई कहे ठंडा, मतलब तो आप कहेंगे कोको कोला, जबकि ठंडा का मतलब होता है जिस चीज का टेम्परेचर कम हो। तो ये मीडिया का इतना प्रभाव होता है कि आपके दिमाग में एक खास तरह का फ्रेम फिट कर दिया जाता है। और इसी काम को करने में चीन पूरी तरह से कामयाब रहा है। उसने पूरी दुनिया के अंदर ये एक तरह का फ्रेम फिट कर दिया है कि चीन से टकराना बहुत ही मुश्किल है। उसने अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत किया है जैसे वो अपने देश से हर तरह की गरीबी को मिटा चुका हो, अपने देश से असमानता को मिटा चुका हो। लेकिन चीन की जमीनी स्थिति इस तरह से नहीं है। हम समझते हैं अब चीन के आंतरिक समस्याएं क्या हैं। हमें जो इतना बड़ा चीन दिखाई पड़ता है, वो असल में चीन का यह भाग ही चीन, असली चीन यही को माना जाता है। यहाँ के लोगों की मानसिकता ये है कि वो इस वाले भाग के लोगों को मूल निवासी मानते हैं, बाकियों को वो उतना तरजीह नहीं देते हैं। चीन का यह पूर्वी भाग जो है, इसे हम हांग चाइना कहते हैं। यहाँ के लोग खुद को श्रेष्ठ समझते हैं। जितने भी विकासात्मक कार्य होते हैं वो हांग चाइना में होते हैं। आप चीन की दीवार के बारे में जानते होंगे, वो इसी हांग चीन के उत्तरी भाग में बनाया गया था। हांग चीन के लोग बाकी चीनों के साथ भेदभाव करते हैं, और यहाँ की गवर्नमेंट भी इसी हांग चाइना की ओर हर एक तरह का विकास का कार्य करती है। जो चीन आपको विकास के रूप में दिखाई पड़ता है, वो एक्चुअली यही हांग चाइना दिखाई पड़ता है। हांग चाइना की एक और विशेषता क्या है, यहाँ 15 इंच एक लाइन ड्रॉ की गई है, जिसे कहते हैं 15 इंच आइसो हाइट लाइन। यानी इसके इधर वर्षा अच्छी होती है और इसके इधर वर्षा कम होती है। अभी आप देख रहे होंगे कि चीन बाढ़ से जूझ रहा है। चीन में बाढ़ की समस्या इस पूर्वी भाग में है। अगर बाढ़ नहीं रहता तो चीन का यह भाग काफी अच्छा है एग्रीकल्चर के लिए। तो ये वाला भाग खाद्य सुरक्षा के लिए भी काफी अच्छा है इस वाले एरिया में। हांग चाइना के क्षेत्र में नदियों की अधिकता और मिट्टी काफी उपजाऊ है। मिट्टी के उपजाऊ होने का सबसे बड़ा लाभ होता है कि वहां पैदावार ज्यादा हो जाती है और दोहरी कृषि देखने को मिलती है। जिस तरह से भारत में गेहूं की कटाई के बाद हम छोटे मोटे फसल को बो
सकते हैं बीच में जो 2 से 3 महीने का गैप रहता है। चीन में उसी तरह चावल की खेती जब कट जाती है अक्टूबर के महीने में वहां, तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में वहां पर एक अच्छी फसल निकाली जा सकती है जो कम समय में उगने वाले फसल होते हैं। इन उपजाऊ भूमि की वजह से चीन अपनी विशाल जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित कर लेता है। लेकिन इस हांग चाइना के अलावे चीन का एक और हिस्सा है जो बहुत ही ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे है। चीन की मीडिया के ऊपर इस तरह से दबाव है कि आपको चीन का इस तरह का शक्ल कभी नहीं मिलेगा। चीन इसे छुपा कर रखता है। अगर आप चीन के समुद्री तट से 100 से 200 किलोमीटर अंदर आएंगे तो वहां आपको चीन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अलग ही दिखेगा, वहां के लोगों के आपका जीवन शैली अलग ही दिखेगी। जबकि भारत को इस तरह से प्रस्तुत कर दिया जाता है कि भारत में अधिकतर लोग गरीबी रेखा के नीचे ही हैं। जबकि भारतीय मीडिया किसी भी तरह के खबर को छुपा नहीं पाती है, क्योंकि हम लोकतंत्र में रहते हैं। तो भारत से विकास के भी खबर आते हैं और भारत में जहां भी जगह पिछड़ा एरिया है उसे भी पूरी दुनिया जानती है कि यह जगह पिछड़ा है। चीन का ये जो ऊपरी भाग है, ये रेड वाला एरिया, इसे हम इनर मंगोलिया कहते हैं। इनर मंगोलिया के इधर ये वाला एरिया मंचूरिया कहलाता है। मंचूरिया ये वाला एरिया इनर मंगोलिया। इनर मंगोलिया की समस्या ये है कि ये पूरी तरह मरुस्थलीय क्षेत्र है, गोबी का मरुस्थल। यानी इस एरिया से कोई ना इधर आता है ना जाता है, ना ही इधर से हमला किया जा सकता है ना इधर से कोई हमला करता है, क्योंकि ये पूरा खुला मरुस्थल की तरह है। यहां पर चीन को एक सबसे बड़ी समस्या है कि यहां से एक ही देश है जो हमला कर सकता है, वो रूस, क्योंकि मंगोलिया काफी शक्तिशाली नहीं है। चीन जो है रूस से काफी नरम रुख अख्तियार करता है। उसे पता है कि अगर हम दक्षिण में अपना शक्ति स्थापित करना चाहते हैं तो उत्तर में हमें शांत रहना पड़ेगा। इसलिए रूस और चीन के बीच इधर विगत वर्षों में काफी मैत्रीपूर्ण संबंध देखने को मिल रहा है। इस चीन का जो दक्षिणी भाग है, इसकी सीमा यहाँ के 3 देश वियतनाम, लाओस और म्यांमार से ये सीमा बनाते हैं। इस एरिया में अगर लाओस और वियतनाम के एरिया में देखेंगे तो ये बहुत ही घने जंगल है। ये जंगल इतने घने हैं कि इसके नीचे सूर्य के प्रकाश को भी पहुंचने में जद्दोजहद करने पड़ते हैं। इन घने जंगलों का फायदा वियतनाम ने उठाया था, जिसने वियतनाम की लड़ाई में अमेरिका और चीन दोनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। यहाँ घने जंगलों में जो चीनी सैनिक या जो अमेरिकी सैनिक आए थे वो पूरी तरह से जंगलों में फंस गए थे। इन जंगलों को खत्म करने के लिए हवाई जहाज से अमेरिका ने छिड़काव भी किए थे केमिकल से, लेकिन इसका कुछ खास लाभ नहीं हुआ। तो चाइना को पता है कि वो इस एरिया से अपने किसी भी पड़ोसी के ऊपर हमला नहीं कर सकता है। अगर वो हमला करता है तो इस तरह के जंगलों में वो घिर जाएगा और उसे फिर से वियतनाम वाली स्थिति ही देखनी पड़ेगी और पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जो चीन की जो मीडिया है उस पर कम्युनिस्ट पार्टी का इतना दबाव है कि वह कम्युनिस्ट पार्टी और चीन की जो पीएलए आर्मी है उसे इस तरह से प्रस्तुत करती है जैसे वियतनाम को उसके लिए हराना बहुत ही आसान है। जबकि रियलिटी यह है कि जमीनी लड़ाई में आज भी वियतनाम चीन के ऊपर भारी पड़ेगा। चीन का जो पश्चिमी भाग है सिंजियांग प्रांत, सिंजियांग पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर मुस्लिम बहुल आबादी है जिन्हें हम उगर मुसलमान कहते हैं। इन मुसलमानों के ऊपर चीन काफी जुल्म करता है, लेकिन चीनी मीडिया इसे बाहर नहीं आने देती है। इस क्षेत्र में डिटेंशन सेंटर बना के वहां पर कई सारे मुसलमानों को जो इसके पर चाइना की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएं उन्हें जेल में भर दिया गया। यहां तक कि चाइना यहां पर जो कुरान बनाया है उसने भी अपने हिसाब से पब्लिश कर दिया कि आपको ये वाली कुरान पढ़ना है। वहां पर चाइना ने मुसलमानों को इतना टॉर्चर किया, लेकिन इसका वो मीडिया में आने नहीं दिया। पाकिस्तान जो हर मुद्दे पर मुसलमान करते रहता है, चाइना का वो इतना वफादार हो गया है कि ये सब चीज जो चाइना के यहाँ सिंजियांग में हो रहा है पाकिस्तान के ठीक सर के ऊपर, इस पर आप कभी भी नहीं देखेंगे कि पाकिस्तान एक बार भी बोल रहा है। पाकिस्तान का यह एक तरह का प्रोपोगेंडा होता है कि इंडिया में कुछ भी होता है तो वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे ले जाना चाहता है कि इंडिया में ये हो रहा है, जबकि पाकिस्तान इस मुद्दे पर कुछ नहीं करता है। ये चाइना की एक आंतरिक समस्या बहुत बड़ी है जो उसे विश्व लेवल पर इसका सामना करना पड़ता है। भारत और चीन के बीच में ये जो एरिया है ये तिब्बत है। एक्चुअली ये तिब्बत चाइना का अंग नहीं था। 1959 में तिब्बत पर चाइना ने हमला करके उसे कब्जा कर लिया। ये तिब्बत जो है वो काफी ऊंचा है, इसकी ऊंचाई 5000 मीटर है। 5000 मीटर ऊंचाई की वजह से इसके यहाँ दो इंपॉर्टेंस है। एक तो ये बफर जोन बना देता है, चाइना के एक हिस्सा को दूसरे हिस्सा से काट देता है। ये काफी पहाड़ी एरिया है, लेकिन यहाँ चाइना को एक लाभ ये होता है कि चाइना का जो ये वाला एरिया है हान चाइना एरिया, यहाँ की जो कृषि भूमि है, इन कृषि भूमि को जो नदी मिलती है वो नदियों का उद्गम तिब्बत के एरिया से होता है।
तिब्बत जो होता है वो एशिया में नदियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप अगर देखेंगे तिब्बत में तो इसी तिब्बत से भारत की ओर सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी इसी एरिया से आती हैं। जबकि चाइना में जो मुख्य नदी है वो पीली नदी का भी उद्गम यही तिब्बत है। यहाँ से यांगटीसी नदी, मेकांग नदी और साल्विन नदी का उद्गम ये तिब्बत का पठार है। तो ये तिब्बत का पठार चाइना को काफ़ी ज़्यादा पानी मुहैया करा देता है, जो उसके खेती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बार इन नदियों में काफ़ी ज़्यादा पानी आ गया है, जिस वजह से हान चाइना के एरिया में बाढ़ आए हैं। वो इस साल की तात्कालिक समस्या है चाइना के लिए। लेकिन इस तिब्बत को चाइना चाहता है पूरी तरह से मिलिट्री डोमिनेंस करके रखना, लेकिन यहाँ तिब्बत के लोग इसका विरोध करते हैं, जिसके लिए चाइना यहाँ पर एक बहुत ही लॉन्ग टर्म की पॉलिसी कर रहा है। चाइना इस हान चाइना के लोगों को यहाँ पर बसाना चालू कर दिया है, जिससे कि यहाँ तिब्बत के लोगों का एक डेमोग्राफिक चेंज हो गया है। यहाँ तिब्बत के मूल निवासियों को वो कम रखना चाहता है और यहाँ जो बाहर के जो चाइना के मूल निवासी है उन्हें यहाँ भर देना चाहता है, जिसका तिब्बत काफ़ी विरोध करता है। चाइना जो है वो तिब्बत की ऊंचाई का फायदा उठाकर भारत की ओर चाहता है कि इस पर बढ़त बनाए रखें, लेकिन ये चाइना के लिए आसान नहीं है। तिब्बत चूंकि पूरी तरह से पठारी एरिया है, इसे क्रॉस करके भारत आने में उसे कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तिब्बत के एरिया में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जिन्हें काट पाना काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पर सड़कों का निर्माण कर पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हालांकि चीन इस एरिया में अपने रेलवे नेटवर्क को बढ़ाते जा रहा है। चीन भारत की ओर बढ़ने के लिए जब वो तिब्बत को पार करता है तो उसे सामना करना पड़ता है हिमालय पर्वत का। हिमालय पर्वत चीन और भारत के बीच एक बहुत ही बड़ी प्राकृतिक बाउंड्री का काम करती है। इन पहाड़ों को पार कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है और एयरफोर्स भी यहां से काफी ज्यादा हथियार या फ्यूल के साथ नहीं आ सकती है। फिर भी चाइना जो है इस एरिया में अपने एयरपोर्ट को काफी ज्यादा मात्रा में डेवलप कर रहा है। हिमालय पर्वत भारत और चीन को एकदम एक दूसरे से प्राकृतिक विभाजन के रूप में कट कर देते हैं। हिमालय की दुर्गम चोटियों के कारण चीन और भारत के बीच में एकदम आइसोलेशन लाइन की तरह बन जाता है, जिसके उस पार चाइना और इस पार भारत है। इन तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चीन को पता है कि चीन का ऊपर का एरिया इनर मंगोलिया मरुस्थली है, ये सिंजियांग, यहाँ विवाद चलता है, ये तिब्बत का एरिया है। चीन के लिए मेन ये हांग प्रांत है, हांग चाइना है। लेकिन चाइना को अपनी एक बड़ी आबादी को कंट्रोल करने के लिए और उसे कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर दबा कर रखने के लिए चीन को जो सबसे बड़ी ज़रूरत पड़ेगी वो बहुत ज़्यादा व्यापार की पड़ेगी, क्योंकि कोई भी कम्युनिस्ट देश तब तक ही सक्सेस हो पाता है जब तक कि उसके पास एक मजबूत अर्थव्यवस्था है। इसको देखते हुए चाइना देखा कि वो यूरोप और अमेरिका के जैसे देशों में अपनी पैर नहीं फैला पाएगा, इसलिए चाइना को सबसे बड़ा बाजार के रूप में मिल गया अफ्रीका। अफ्रीका में जो पिछड़े देश हैं, यहाँ पर चाइना बहुत ही गुप्त रूप से वन बेल्ट वन रूट यानी BRI प्रोजेक्ट को लागू कर रहा है। इस वन बेल्ट वन रूट के तहत चाइना अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है, जबकि इन देशों को एहसास ही नहीं होने देता है कि इस BRI प्रोजेक्ट से चाइना को फायदा है। चाइना इन लोगों से कहता है कि हम आपके देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे चाइना इन अफ्रीकी देशों में गैस पाइपलाइन डेवलप करता है, सड़कें, रेलवे लाइन को चाइना वहां बिछाते जा रहा है अफ्रीकी देशों में, और इसके लिए वो अफ्रीकी देशों को कर्जा दे रहा है। चाइना कहता है कि हम वहां पे बंदरगाहों को बनाएंगे, रिफाइनरीज को बनाएंगे, बड़े बड़े पुल सड़क को कंस्ट्रक्ट करते जा रहा है। इस परियोजना के तहत चाइना वहां अफ्रीकी देशों को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कर्जा देते जा रहा है, जिस वजह से वो कर्ज के जाल में इस तरह से फंसते जा रहे हैं कि वो कभी भी चाइना के कर्ज को नहीं चुका पाएंगे। तो इसे जियोपॉलिटिक्स के भाषा में हम न्यू कॉलोनाइजेशन कहते हैं। जिस तरह से ब्रिटेन ने डायरेक्ट कब्जा किया, चाइना डायरेक्ट नहीं कब्जा करेगा। जब तक आप कर्जा नहीं दीजिएगा तब तक वो आपको बंधुआ मजदूर बना के रखेगा। इन देशों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि इनसे इनका प्रॉफिट कम है जबकि चाइना का प्रॉफिट ज्यादा है। चाइना को इसके बदले ब्याज की दर में कभी रुकावट नहीं आनी चाहिए, शर्तों के अनुसार ब्याज दर हमेशा आते रहेगा। तो ये जो इन सड़कों वगैरह से जो प्रॉफिट होगा, जो इन बंदरगाह इत्यादि से प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट तो चाइना के ब्याज चुकाने में चला जाएगा, जबकि चाइना का कर्जा वैसा का वैसा ही रह जाएगा। इससे चाइना को काफी ज्यादा बढ़त मिलेगी अफ्रीकी देशों में। साथ ही इन सारी टेक्नोलॉजियों को बनाने में चाइनीज इंजीनियरों को ठेका मिलेगा, चाइनीज
कंपनियां डेवलप हो जाएंगी और अफ्रीकी देश कर्ज के जाल में फंस जाएंगे। चीन के बढ़ते आक्रामक रवैये को देखते हुए तथा चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है ये किस तरह से दूसरे देशों पर दबाव बना रही है, इसको देखते हुए अमेरिका और चीन में काफी तनातनी हो गई और इस कोरोना के बीच में तो अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वार चालू हो गया। ये ट्रेड वार चाइना के लिए बहुत ही घातक होगा। उसकी कंपनियों को अमेरिका से बाहर जाना पड़ेगा। साथ ही ट्रेड वार की वजह से दूसरे देशों को भी काफी फायदा होगा, क्योंकि ट्रेड वार की वजह से अमेरिका चीन के जितने भी प्रतिद्वंदी देश हैं उनकी मदद करना चालू करेगा। अमेरिका को पता है कि कोई भी कम्युनिस्ट देश गिरती हुई अर्थव्यवस्था के कारण अपनी सरकार को गंवा देता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल 1991 का यूएसएसआर था। सोवियत संघ गिरती अर्थव्यवस्था को नहीं बचा पाया, जिस वजह से उसके खुद के देश में विद्रोह होने लगे और इस विद्रोह का नतीजा यह हुआ कि सोवियत संघ 15 देशों में टूट गया। तो अमेरिका जानता है कि अगर हम ट्रेड वार को सफल बना दिए और चाइना के जो ट्रेड को अगर हम रोक दिए तो चाइना की कम्युनिस्ट सरकार की जड़ें हिल जाएंगी। अमेरिका को यह बात बिल्कुल अच्छे से पता है कि चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से निर्यात पर आश्रित है। अगर चीन के निर्यात को रोक दिया जाएगा तो चाइनीज अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाएगी। इसलिए चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका उसके मेजर शिपिंग रूट्स पर नजर बनाए हुए है और वहां वो अपने जंगी जहाजों को भेज दिया। चाइना को भी इस बात का पता है कि चाइना के मेजर शिपिंग रूट पर अमेरिकी जंगी जहाजों का पूरा बैटल ग्रुप घूम रहा है। इसलिए वो अपने मेजर शिपिंग रूट को बचाने के लिए पूरी दक्षिणी चीन सागर पर अपना एक नाजायज अधिकार बताता है 9 डैश लाइन की ओर से। चाइना जो है वो दक्षिणी चीन सागर में अपने प्रभुत्व को मजबूत करने के लिए वहां पर आर्टिफिशियल द्वीप बना रहा है और इन द्वीपों पर वह अपने सैन्य ठिकानों को काफी तेजी से मजबूत करते जा रहा है। लेकिन चीनी नौसेना अमेरिकी नौसेना के आगे टिक नहीं सकती है, ये चाइना को भी पता है। लेकिन चाइना हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठा है, वो अपनी नौसेना को दिन प्रतिदिन बहुत ही ज्यादा मॉडर्नाइज करते जा रहा है। चीन को पता है कि कम्युनिस्ट पार्टी के शासन बचाए रखने के लिए अर्थव्यवस्था को बचा के रखना जरूरी है। लेकिन चीन और अमेरिका के बीच हुए ट्रेड वार के कारण कई सारी कंपनियां चाइना को छोड़कर भाग रही हैं। चाइना को डर इस बात का है कि कहीं ये कंपनियां भाग के भारत में ना चली जाए और ये अंदेशा भी है कि वो कंपनियां भारत की ओर आएंगी। लेकिन चाइना भारत की कमजोरी जानता है। वो जानता है कि भारत किसी भी चीज पर लॉन्ग टाइम मेहनत नहीं कर रहा है। जैसे अभी हमारे देश में बाढ़ की समस्या है तो हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो अगले 100 साल के लिए कह सके नहीं कि हम 100 साल तक बाढ़ की समस्या को रोक सकते हैं। हमारे यहाँ बाढ़ आती है तो तत्काल उसी पर कार्य किया जाता है। तो चाइना भी है वो इंटरनली जान रहा है कि हमको ट्रेड वार में कैसे भी करके भारत को आगे नहीं आने देना है। और अमेरिका जानता है कि एशिया में अगर कोई चाइना को रोक सकता है तो वो केवल और केवल भारत रोक सकता है। इसलिए चाइना भारत आगे ना आए जानबूझ के गलवान वाले एरिया में घुस गया, ताकि जब तक ये ट्रेड वार है, कोरोना से जितनी कंपनियां भागना चाह रही हैं वो कंपनियां भारत ना जा सके। अब आप कहेंगे कि गलवान से कंपनियों को क्या लेना देना है, तो आप अगर गौर किए होंगे तो हमारे जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिसी मेकर है, वो अभी फुल टू फोकस है गलवान वाले एरिया में और रक्षा बजट को लेकर। हमारे यहाँ जो रक्षा सौदे हैं, जो डिफेंस की जो चीजें हो रही है वो काफी तेज हो रही है, जबकि आप देखेंगे तो अर्थव्यवस्था पर भी कोई खासा ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन अगर यही गलवान वाली घटना नहीं हुई रहती तो हमारे जितने भी मंत्री हैं, जब पूरी हमारी जो मैकेनाइज जो हमारा डिपार्टमेंट है, ये पूरी तरह से फोकस कर देता है कि कैसे भी चाइनीज कंपनियों को अंदर लाया जाए। तो ये जो गलवान वाला एरिया है, ये गलवान में चाइना तब तक फंसा के बैठे रहेगा भारत को जब तक कि वो इन कंपनियों के लिए कोई सोल्यूशन नहीं निकाल ले। तो भारत को भी बैलेंस बना के चलना चाहिए कि वो चाइना के जो दिखावे वाली घटना है कि नहीं हम गलवान में फिंगर 4 पे बैठे रहेंगे, वो उसका हाथी का दांत है जो दिखता है लेकिन वो उससे खाता नहीं है। चाइना मेन कोशिश क्या कर रहा है कि वो ट्रेड को कैसे भी भारत में जाने से रोक सके। चाइना के लिए ये आसान हो जाएगा कि यहाँ की कंपनियां इसके बगल वाले देश में घुस सके, वियतनाम में जा सके, फिलीपीन में जा सके, क्योंकि उन्हें पता है कि वियतनाम, फिलीपीन, मलेशिया कभी भी इतने शक्तिशाली नहीं हो सकते हैं जिससे कि चाइना को टेंशन हो जाए। लेकिन अगर भारत ज्यादा शक्तिशाली हुआ तो भारत कल को अक्साई चीन के लिए उसके ऊपर दबाव बनाने लगेगा। इसलिए वो एक तरह का छलावा, एक छदम में काम कर रहा है, दिखावे का काम कर रहा है गलवान वाले एरिया में, जबकि हम लोग चाइना की चाल में धीरे धीरे कहीं फंसते नजर आ रहे हैं।
है। लेकिन भारत के पॉलिसी मेकर को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी सेना पूरी तरह से डटी हुई है बॉर्डर पे, वो चाइना को वहां पे काउंटर करने के लिए एनफ है। इसी बीच जब तक चाइना यहां पर विवाद कर रहा है, भारत को भी चाइना के साथ ट्रेड वॉर की तरह स्टार्ट कर देनी चाहिए और वहां की कंपनियों को सब्सिडी देनी चाहिए भारत में आने के लिए, और एक तयशुदा कार्यक्रम में उन्हें हर एक पेपर वर्क को करके दे देना चाहिए। भारत में जो पेपर वर्क का काम है, आपको अगर एक आधार कार्ड में नाम सुधरवाना है तो 15 दिन लग जाएंगे, जबकि कंपनी जो होती है चाइना में अगर जाती है तो 27 से 28 दिन में उसको पूरा क्लियरेंस मिल जाता है कि अब आप कंपनी खोल सकते हैं, जबकि भारत की यही मूलभूत समस्या है। तो इन सब में सुधार की जरूरत है भारत को, ताकि चाइना की जो मीडिया जो प्रोपेगेंडा चलाती है वो भारत को रोकने के लिए या पूरी दुनिया को छलावे में रखने के लिए, इससे भारत उबर पाए। इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे। आप देखते रहिए न्यूज़ तक। जय हिंद।